पैराग्राफ बदल दीजिएगा, आगे लिखें। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया। केपलर elaborated law of motion of the planets. गैलीलियो ने टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष के रहस्यों का उद्घाटन किया। गैलीलियो revealed the mysteries of space through his telescope। वास्तव में भूगोल के विकास में गैलीलियो की महत्वपूर्ण भूमिका है। In fact, Galileo played decisive role in advancement of geography। नेपियर ने लघु गणित लॉगरिथमिक का विकास किया। नेपियर डेवलप्ड लॉगरिथम लघु गणित। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली की खोज की। बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया। वोल्टा डिस्कवर्ड बैटरी का आविष्कार किया। फ़ारेनहाइट ने इसी समय थर्मामीटर का आविष्कार किया था। फ़ारेनहाइट इन्वेंटेड थर्मामीटर। मीनवाइल इसी समय थर्मामीटर का आविष्कार किया था। लेवाइसिए ने आधुनिक रसायन शास्त्र को जन्म दिया। लेवाइसिए इज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की। विलियम हार्वे is innovator of blood circulatory system is innovator of study of blood circulatory system। पैराग्राफ बदल दें। यह युग वास्तव में लीक से हटकर सोचने के लिए जाना जाता है। This era is known for thinking beyond the limits, जिसका प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र पर देखने को मिल सकता है। Which influenced every field। देकार्त ने कहा। देकार्त said, I doubt, therefore I think। I doubt, therefore I think, therefore I am।
आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं संशय करता हूं इसीलिए विचार करता हूं। आई डाउट देयरफॉर आई थिंक। मैं संशय करता हूं इसलिए विचार करता हूं। आई थिंक मैं विचार करता हूं इसलिए मेरा अस्तित्व है। देयरफॉर आई एम। आई एम यह उस मध्ययुगीन प्रवृत्ति से बाहर निकलने की पहचान है। यह उस मध्ययुगीन प्रवृत्ति से बाहर निकलने की पहचान है। इट इज significance of renunciating medieval era tendency जो व्यक्ति को लकीर का फकीर बनाती थी, जो व्यक्ति को लकीर का फकीर बनाती थी। due to which one was shackled to his narrow thinking। पैराग्राफ बदल दें। एडम स्मिथ ने 1776 में द वेल्थ ऑफ द नेशंस की रचना की। एडम स्मिथ रोट द वेल्थ ऑफ द नेशंस इन 1776। In 1776 एडम स्मिथ ने आर्थिक संरक्षणवाद के विरुद्ध एक बिगुल बजाया। एडम स्मिथ blew a bugle against mercantilism। blew a bugle against mercantilism। मुक्त अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ। He paved the stone for free economy। He paved the stone for free economy। मुक्त अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ। फ्री इकोनॉमी। एडम स्मिथ ने डिमांड एंड सप्लाई का नियम दिया। रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई was elaborated by Adam Smith। डिमांड और सप्लाई का नियम जो आज की बाजारवादी अर्थव्यवस्था का आधार बना। which became base of today's market based economy। जो आज की बाजारवादी अर्थव्यवस्था का आधार बना। which became base of today's market based economy। पैराग्राफ बदल दें। लॉक इस युग का लॉक महान राजनीतिक विचारक था। लॉक was great political thinker of this era। उसने 3 अधिकारों की मांग की। He demanded for 3 rights। उसने 3 अधिकारों की मांग की। He demanded for 3 rights। जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। उसने परंपरा से हटकर सोचने पर जोर दिया। He emphasized to think avoiding the superstitions। परंपरा से हटकर सोचने पर जोर दिया। उसने कहा, he said, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। पॉलिटिकल फ्रीडम इज एब्सर्ड
Political freedom is absurd without economic and social freedom. Without economic and social freedom. आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है. He said, political freedom is absurd without economic and social freedom. यूएसए के संविधान से लेकर भारत के संविधान तक लाख के यह विचार छाए हुए हैं. लाख के यह विचार छाए हुए हैं. These ideas of Locke, dominate over from US Constitution to India's Constitution. पैराग्राफ बदल दें. रूसो को इस युग को सर्वाधिक प्रभावित करने का श्रेय दिया जाता है. रूसो को इस युग को सर्वाधिक प्रभावित करने का श्रेय दिया जाता है. इट इज रूसो who influenced this era maximum. सर्वाधिक प्रभावित करने का श्रेय दिया जाता है. मैक्सिमम. रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की. रूसो रोट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वह राजा और प्रजा के बीच एक समझौते की चर्चा करता है. In which he narrates an agreement between king and subject. राजा और प्रजा के बीच एक समझौते की चर्चा करता है. He narrates an agreement between king and subject. जिसके अनुसार according to it प्रजा कर देती है. people pay जिसके बदले people pay taxes, जिसके बदले राजा प्रजा की रक्षा करता है. for the by the king राजा प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ है. If king is unable to protect the king, प्रजा की रक्षा करने में असमर्थ है. तो प्रजा राजा को कर देने से इनकार कर सकती है. Subject is also authorized to deny the payment of taxes. प्रजा भी राजा को कर देने से इनकार कर सकती है. फ्रांस की क्रांति पर रूसो के इस विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा. This ideology of Rousseau deeply influenced French Revolution. रूसो किसी भी प्रकार के बंधनों का विरोध करता है. रूसो denied any type of the ties, किसी भी प्रकार के बंधनों का विरोध करता है. वह उस युग की प्रशंसा करता है जब मनुष्य बंधन मुक्त था. He held the era when
human being was free from the restrictions. इस प्रकार वह एक अराजकतावादी है. In this way he is an anarchist. इस प्रकार वह एक अराजकतावादी है. He is an anarchist. परंतु उसके की रूमानियत में वास्तविकताओं और मानव मनोविज्ञान की समझ का अभाव भी, वास्तविकताओं और मनोविज्ञान की समझ का अभाव भी. But there is also lacking of understanding human psychology and realities of world in romanticity of ideas of Rousseau. वाल्टेयर, पैराग्राफ बदल दें. वाल्टेयर को इस युग का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है. वाल्टेयर is regarded lighthouse of this era. उसने letters on the इंग्लैंड की रचना की. He wrote letters on the England, जिसमें वह चर्च पर प्रहार करता है. In which he struck over church. जिसमें वह चर्च पर प्रहार करता है. He struck over church. वाल्टेयर धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ता है. वाल्टेयर criticized the religious evils, जो राजनीतिक बंधनों से लड़ने से कहीं अधिक कठिन है. की तुलना में कहीं अधिक कठिन. which is more tough than fighting political restrictions. वाल्टेयर एक संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर है. वाल्टेयर इज पार्टिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. फ्रांस की क्रांति पर वाल्टेयर के इन विचारों का प्रभाव पड़ा. French Revolution was deeply influenced by ideology of Voltaire. फ्रांस की क्रांति पर वाल्टेयर के इन विचारों का प्रभाव पड़ा. French Revolution was deeply influenced by ideology of Voltaire. यूरोप चर्च की गुलामी से मुक्त होने लगा. यूरोप started to get rid of slavery of the church. Slavery of church. पैराग्राफ बदल दें. मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया. सेपरेशन ऑफ पावर थियरी
was elaborated by मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। मॉन्टेस्क्यू elaborated separation ऑफ पावर थियरी। उसने तानाशाही को नियंत्रित करने के लिए यह सिद्धांत दिया। ही propounded this theory to check the despotism। आज विश्व का प्रत्येक देश या आज विश्व के अधिकांशतः देश मॉन्टेस्क्यू की इस विचारधारा से प्रभावित है। मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडियोलॉजी ऑफ मॉन्टेस्क्यू। इन देशों में, इन दीज कंट्रीज विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया है। इन दीज कंट्रीज legislature, executive and judiciary are separated from each other। एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। पैराग्राफ बदल दो। निष्कर्ष, कंक्लूजन। यह सोचना एक भूल होगी कि प्रबुद्धवाद या बौद्धिक क्रांति ने सब कुछ आकस्मिक रूप से बदल दिया। It is a blunder to consider as enlightenment change the world immediately। दरअसल प्रबुद्धवाद ने भारत में अपना असर 200 वर्षों बाद दिखाया। In fact, Enlightenment influenced India after 2 centuries। पूर्वी यूरोप भी लगभग इसी प्रकार पिछड़ा ही रहा। Eastern Europe was also lagging in same। इसका लाभ सर्वाधिक मात्रा में
सर्वाधिक मात्रा पश्चिमी यूरोप और यूएसए को मिला। इट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस टू द वेस्टर्न यूरोप, यूएसए, वेस्टर्न यूरोप एंड यूएसए। अफ्रीका अभी तक इन प्रभावों से अछूता है। Africa is still uninfluenced by these impacts। एशिया के अनेक देश मंथर गति से या धीमे धीमे ही मंथर गति से या धीमे धीमे ही बौद्ध क्रांति के प्रभाव में आए। Various countries of Asia were influenced by enlightenment gradually in later period। इसका सर्वाधिक लाभ उच्च मध्य वर्ग को मिला। It maximum influence to the upper mediocre। सर्वाधिक लाभ उच्च मध्य वर्ग को मिला। निम्न वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र से प्रायः वंचित ही रहे। Lower class and rural areas were almostly deprived from it। परंतु यह बौद्धिक क्रांति ही है, बट इट इज एनलाइटनमेंट, जिसने विश्व को आधुनिक युग में प्रवेश के लिए राह दी। which paved the stone for world to enter in modern era। आधुनिक विश्व में प्रवेश की राह दी। चलिए हेडिंग डालिए। अब आधुनिक विश्व की पहली बड़ी घटना पिछले 400 वर्षों से, जब से पुनर्जागरण सामने आया था, जब से प्रबुद्धवाद सामने आया था, 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक दुनिया अपने आप को जितना कुछ भी बदल पाई थी, उसका पहला रिजल्टेंट परिणाम अमेरिका की स्वतंत्रता में दिखेगा। तो हेडिंग डाल लीजिए, अमेरिका की क्रांति, यूएस रेवोल्यूशन, 4 जुलाई 1776, जुलाई 4 1776। उसी में उत्तर छुपा हुआ। उपनिवेश, आप किसी का शोषण सिर्फ तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हो। किसी को उसको अधिकारों से, अगर आप चाहते हैं कि
उसके प्रति अज्ञान बनाए रखें तो दूसरी दिशाओं में भटकाए रखिए उसको। उनको कबीलाई और क्षेत्रीय संघर्षों में यूरोपीय और अमेरिकन देश भटका देते हैं, वो इसी में लड़ते रहते हैं। उनके लिए कबीला ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी इस लड़ाई में ये कंट्रीज अब भी हस्तक्षेप करते और शुरुआत में तो सब उनके उपनिवेश ही रहे, तो उनके लोहे और कोयले का कोई प्रयोग वहां होता नहीं क्योंकि इंडस्ट्री वहां है नहीं। तो ये कहकर भी ये देश अपने देशों में औने पौने दाम पे बेच देते हैं, किससे तुम्हें कुछ पैसा मिल जाएगा। तो इसलिए वहां इन सब चीजों का कोई असर नहीं दिखता है, प्रबुद्धवाद का, एनलाइटनमेंट का। एशिया में भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, इस लहर ने एकदम टच भी नहीं किया। भारत में भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आपको जाति, धर्म, इस प्रकार के मुद्दे ज्यादा अपीलिंग दिखेंगे और इसने कोई असर अभी डाला ही नहीं। ये जानबूझ के किया जाता है। आप सोचिए, तमाम टीवी चैनल पे सुबह से लेकर शाम तक धार्मिक चीजें, हर धर्म के नेता फालतू फालतू के अपने, हर धर्म के अपने कंटेंट, क्यों मेडिवल एरा एंशिएंट की चर्चा करते रहते हैं। आज की ऐसी हजार चीजें हैं जिसकी चर्चा हो सकती थी। चर्चा वही क्यों करते हैं? आपको भटकाए रखने के लिए, जिससे आप जागरूक न हो पाए, जिससे आप आज की परिस्थिति पे विचार न कर सके। जबकि इतिहास हम पढ़ रहे हैं, पहले जो गलतियां हो उनको समझने की। अमेरिका की क्रांति से काफी कुछ आपको समझ में आएगा। आपके पास हिस्टोरिकल एटलस होगा, अगर आप ध्यान देखेंगे ध्यान से, तो नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी हिस्सा दिखाने की कोशिश की गई। ध्यान से देखिए, 1776 के आसपास 13 अमेरिकन कॉलोनीज, 13 उपनिवेशों की चर्चा की गई है। बस इसमें आपको बताया गया है कि कॉलोनीज जो है इनका मैप क्या है। आप बड़े वाले मैप पे अपनी इसको देखें। चलिए एक काम करते हैं कि दो पैरेलल मैप सामने रख लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा आपको ये समझ में आ जाएगा। ये सेंट लॉरेंस रिवर के नीचे और यूएसए के इस प्राय जो है क्षेत्र के पूरब का हिस्सा है। इसको ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा वर्ल्ड मैप को आप ध्यान से देखिए। वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि किस तरीके से जब जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन शुरू हुए तो दुनिया बदलनी शुरू हुई। कोलंबस ने यूएसए की खोज की। एक स्पेनिश था, शुरुआती दौर पे स्पेन वालों को ही बढ़त मिली। ये इलाके लंबे समय तक स्पेन के ही गुलाम रहे। स्पेन ने इन क्षेत्रों में जो है लैटिन फैलाया। लैटिन भाषा के कारण ही ये क्षेत्र लैटिन अमेरिका कहलाते हैं और बहुत दिनों तक स्पेनिश या हिस्पैनिश अमेरिका के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके 100 साल बाद, क्योंकि 1492 से स्पेन ने शुरुआत की थी, लगभग 100 साल बाद, थोड़ा लेट रहा, ब्रिटेन यहां से कॉन्टेक्ट बनाना शुरू करता है। ब्रिटेन ने अपनी पहली कॉलोनी वर्जीनिया में बनाई थी, वर्जीनिया। और धीरे धीरे ब्रिटेन से हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति यूएसए जाने लगता है। अच्छे आर्थिक अवसर उनको वहां मिलने लगे और धीरे धीरे उनके लिए वहां काफी तरक्की दिखने लगी।
1776 आते आते, ध्यान रखिएगा, अभी सिर्फ ये इलाका उनके पास था, बस इतना, यही 13 कॉलोनी, सिर्फ 13 कॉलोनी, जो शुरुआत इस वर्जीनिया से हुई थी, और ये 13 कॉलोनी उनके पास आ गई थी। ये लोग थे तो बेसिकली सब ब्रिटेन वाले, और ब्रिटेन के ऐसे लोगों के परिवार से थे जिनके पास बिजनेस था, ठीक ठाक स्थिति में थे। तो यहाँ ब्रिटेन ने एक काम कर रखा था कि यहाँ एक लेजिस्लेचर बना रखा था, वहां कुछ लोग वोट डालते थे, एक गवर्नर हुआ करता था। ये लोग भी सोचते थे कि भाई हम ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, जो 1750 आते आते दुनिया के कई क्षेत्रों में धीरे धीरे इंटर कर रहा था। 1757 तक आते आते भारत में बंगाल के क्षेत्र में डोमिनेट करने की स्थिति में आने लगा था। ये अपने आप को ब्रिटेन का हिस्सा मानते थे, लेकिन कुछ चीजें इनको खलती थी कि इनके अपने यहाँ भले लेजिस्लेचर हो, लेकिन ये ब्रिटेन का हिस्सा है, तो ब्रिटेन की संसद में वोट क्यों नहीं डालते, जबकि ये ठीक ठाक टैक्स दिया करते हैं, यहां से अच्छी खासी आमदनी ब्रिटेन को होती है। लेकिन विद्रोह का असली कारण ये नहीं था, विद्रोह का असली कारण वाणिज्यवाद या मर्केंटाइलिज्म। शुरुआती दौर में जो लोग यहाँ आए, यहाँ का रॉ मटेरियल ब्रिटेन को भेजते रहे, और उनकी जरूरत का सामान ब्रिटेन से आता रहा, तो उनको कोई बुरा नहीं लगता था, किसी बहाने यहाँ के रॉ मटेरियल को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। लेकिन अब यूरोप में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी, उसी रॉ मटेरियल की और ज्यादा कीमत फ्रांस और स्पेन देने को तैयार थी। लेकिन ब्रिटेन तो अपने लोगों से यही कहेगा ना कि नहीं, तुमको ब्रिटेन को ही ये बेचना है, फ्रांस को नहीं बेचना है, स्पेन को नहीं बेचना। इनके मन में कहीं ना कहीं ये बात तो आने ही लगी थी कि हमें इतनी कम कीमत क्यों देते हैं ये लोग। फिर पता चला कि फ्रांस से, स्पेन से जो इनकी जरूरत का सामान आता था, वो ज्यादा सस्ते दामों पे मिल सकता था, लेकिन ब्रिटेन के उद्योगपति इनको बेचेंगे और अपने दामों पर बेचेंगे। तो इनके मन में ये बात आने लगी कि ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल हम भेजें, वो भी कम कीमत पर, और ब्रिटेन से जो सामान खरीद रहे हैं हम खरीदें ज्यादा कीमत चुका के। तो ये कोई अच्छी चीज तो नहीं, ब्रिटेन हमारा शोषण कर रहा है। और इसी एक चीज ने अब इनके मन में ये भावनाएं डालनी शुरू की कि सिर्फ शोषण नहीं कर, हमको सेकेंड क्लास समझता है। ये भारतीयों की तरह नहीं थे, अफ्रीकन्स की तरह नहीं थे जिनकी नस्लें अलग थी, जो तुलना कर ही नहीं सकते थे। ये वो लोग जिनकी नस्लें वही थी जो ब्रिटेन वालों की थी, उन्हीं के परिवारों से थी। लेकिन जैसे इनके मन में गैर बराबरी की फीलिंग आई, धीरे 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 इनमें असंतोष उत्पन्न हुआ। असली कारण ही आर्थिक था, या आप हमारा शोषण कर रहे हो, ये हमें दिख रहा है, जबकि हमारा समाज अब वो आपसे डिफरेंट होता चला जा रहा है। हमारे यहाँ जो लोग मेहनत करेंगे, तरक्की करेंगे, तभी से इनके यहाँ की एक आदत बनी हुई। ये मेहनत और ये तरक्की करने वाले लोग ही सिर्फ यहाँ जगह बना पाते थे। तो इसलिए उनके लिए मानना थोड़ा कठिन था कि कोई जन्मजात जो है वो इलीट क्लास को ये जगह दे देंगे। जन्मजात इलीट क्लास नाम की यहाँ कोई चीज थी ही नहीं। और इसीलिए जैसे शहरी क्षेत्रों में, अगर भारत के संदर्भ में व्याख्या करें, तो शहरी क्षेत्रों में ये बता पाना बहुत कठिन होगा किसी के लिए कि आप चूंकि इस जाति के हो इसलिए शोषण सहने को अभिशप्त हो, बड़ा कठिन हो जाता है बता पाना। वहां तो सभी कहेंगे भाई हम सभी शहर में रह रहे हैं, हमारी सबकी एक जैसी स्थिति है, तुम कैसे आपकी ये बात मान लेते हैं कि हमारी जाति आपसे कमतर है इसलिए आप हमारा शोषण कर सकते हैं। हम एकदम अपने शोषण को अलाउ करेंगे ही नहीं। तो अब इनके मन में ये बातें उभरनी शुरू होने लगी।
इसी बीच कुछ ऐसे विचारक आए जिन्होंने इनके अंदर की इन बातों को बहुत ज्यादा मात्रा में आंदोलित जैसा कर दिया। जैसे एडम स्मिथ साफ साफ कहता था गलत तो कर ही रहा है ब्रिटेन, में ज्यादा कीमत हर चीज की मिल सकती है, फिर भी सामान वो खुद क्यों ले रहा है, हम जहां बेचना चाहे बेच। वही वो शब्द था जिसने जन्म दिया था मुक्त व्यापार का, हम जहां बेचना चाहे बेचे। वो ये क्यों कहता है कि ब्रिटेन को कोयला बेचो, वो ये क्यों कहता है कि ब्रिटेन को लोहा बेचो, वो ये क्यों कहता है कि ब्रिटेन को कपास बेचो, हम जहां बेचना चाहे बेचो। लीव अस अलोन, लेसेज फेयर, यहीं से वो शब्द जन्मा था। फिर वो ये भी ये कैसी बात हुई कि यहाँ ब्रिटेन का ही कपड़ा बिके तो बिके, फ्रांस कह रहा है हम ज्यादा सस्ता दे सकते हैं तो हम फ्रांस से लेंगे। तो पहले तो अमेरिका के मसलों में ब्रिटेन इंटरफियर करना बंद करे, और जिस दिन वो इंटरफियर करना बंद कर देगा हमारी अर्थव्यवस्था फ्री हो जाएगी, हम अपने तरीके से मार्केट के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करेंगे। वही वो बात थी जिसको मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कहा गया। ये वास्तव में वाणिज्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, लेकिन ऐसे ही नहीं हो गई कि बस सोच लिया और हो गया। ब्रिटेन का जो राजा था उस समय का, ब्रिटेन के जो लोग थे वो भी शायद उतनी समझदारी नहीं दिखा रहे थे। कैसी समझदारी नहीं दिखा रहे थे? जब इनमें असंतोष आया तो संसद में इनको जगह देकर आसानी के साथ इनके असंतोष का दमन कर सकते थे, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि इनकी भी आबादी ठीक ठाक थी। वही स्थिति होती जो पाकिस्तान के दो हिस्सों बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान में हुई कि बांग्लादेश के दल को पूरे पाकिस्तान की संसद में बहुमत मिल गया। अब ये कैसे स्वीकार किया जाए कराची में शेख मुजीब को सत्ता सौंप दी जाए? तो अगर इन लोगों को वोटिंग राइट दिए जाते तो इनका ट्रेंड अलग था, इनके निगाह में कोई लीटनेस नहीं थी। और वहां की जो पार्टी थी वो पार्टी बनी ही इसी आधार पे थी। टोरी पार्टी तो जन्मजात कुलीनों की ही पार्टी मानी जाती थी। उसी प्रकार से लिबरल पार्टी थी जिसमें सभी के लिए जगह थी। तो टोरियों को ये तो लग सकता था ना कि अगर इनको वोटिंग राइट देंगे तो लिबरल वाले मजबूत हो जाएंगे, तो ऐसा क्यों थी? जैसे भारत में भी अगर कभी बात होती है तो दो प्रकार की बातें होती हैं। जो भारत के बाहर रह रहे लोग हैं वोटिंग राइट देने में, तो जो अरब जगत में जाके कमा रहे हैं उनको वोटिंग राइट देने से विपक्ष की पार्टियों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में जाकर कमा रहे हैं उनको वोटिंग राइट्स देने से आज जो दल सत्ता में लाभ मिलेगा। अलग अलग प्रकार के दो ग्रुप बन गए हैं। अगर अरब जगत में जाके एनआरआई के रूप में रह रहे भारत में वोटिंग राइट दिया जाएगा तो विपक्षी पार्टियों को ताकत मिलेगी। लेकिन अगर यूरोप और अमेरिका में रह रहे लोगों को वोटिंग राइट्स दिया जाएगा तो इससे वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी को ताकत। लेकिन जो समझदार है वो कहेंगे दोनों को वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहिए। वोटिंग राइट्स उसको देना चाहिए जो ग्रास रूट लेवल की हकीकतों से वाकिफ हो। अमेरिका वाला भी सोचेगा भारत स्वर्ग बन रहा है और ये यूएई वाला भी सोचेगा कि भारत नर्क बन रहा है। हम जानते हैं यहाँ रह के स्वर्ग और नर्क के बीच में कहाँ क्या बन रहा है, क्योंकि ये गलियां हम रोज देख रहे हैं। तो जो यहाँ लगातार रहे वोटिंग राइट्स देने का भारत में मानदंड यही कि किसी व्यक्ति को तभी मताधिकार दिया जाए जब किसी क्षेत्र में कम से कम 6 महीने से रह रहा हो। अगर वो 6 महीने से वहां नहीं रह रहा है तो उसका फिर वोटिंग राइट्स जो है खत्म कर दिया जाता है। जेल में गए व्यक्तियों का भी वोटिंग राइट्स इसी आधार पर खत्म किया जाता है। जो व्यक्ति भगोड़ा बन गया है, अदालत में सरेंडर नहीं किया, उसका भी वोटिंग राइट्स खत्म किया जाता है। तो यहाँ की स्थिति भी लगभग वैसे ही बनने वाली थी। अगली क्लास में देखेंगे कि इसका समाधान कैसे हुआ।